वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौद प्रयागराज। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पीछे जो टॉपिक्स पढ़े हैं, पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, जैसे हमने आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ाया है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने दो केसों में आपको पढ़ाया है। एक केस में हमने आपको बताया कि व्हेन द सेकंड फ्रेम इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v रिलेटिव टू फर्स्ट फ्रेम अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और एक हमने आपको बताया, दूसरे केस में हमने बताया कि व्हेन द सेकंड फ्रेम इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v रिलेटिव टू s इन ए स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एनी डायरेक्शन, यानी जब दूसरा फ्रेम हमारा पहले फ्रेम के सापेक्ष एक समान वेग से एक सीधी रेखा में चलता हो और किसी भी दिशा में अलॉन्ग एनी डायरेक्शन। दोनों केसों में हमने आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को बताया है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब हम केवल एक एक्सिस अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चलते हैं तो हमको मिलता है x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, t डैश इज इक्वल टू t के। और जब हम अलॉन्ग एनी डायरेक्शन चलते हैं कि स्ट्रेट लाइन में, तो हमको मिलता है x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी एक्स टी, y डैश इज इक्वल टू y माइनस वी वाई टी, z डैश इज इक्वल टू z माइनस वी जेड टी, t डैश इज इक्वल टू t के। और उसी को एक सिंगल, इस इक्वेशन को हम एक सिंगल इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू पोजीशन वेक्टर भी हम बदल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग जब हम कंसीडर करते हैं तो यही फार्मूला हमको x डैश इक्वल टू x माइनस वी एक्स टी, y डैश इक्वल टू y माइनस वी वाई टी, z डैश इक्वल टू z माइनस वी जेड टी, ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये एक सिंगल इक्वेशन में चेंज हो जाते हैं और वैल्यू हमको मिलती है r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी, वेयर r इज़ द पोजीशन वेक्टर इन फ्रेम s, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम s, एंड r डैश इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन ऑफ s डैश, ठीक है। एंड r डैश इज इक्वल टू, हम जानते हैं r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी, ये हमारा एक इक्वेशन के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर के पदों में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे आधारित, बेस्ड ऑन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जो कुछ भी हमने पढ़ा है अभी तक के टॉपिक्स में, पीछे के वीडियो लेक्चर में, उन पे आधारित आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रूव दैट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज r इज इक्वल टू r नॉट प्लस r डैश प्लस वी टी के, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, जैसे अभी हमने आपको बताया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर जब हम ज्ञात करते हैं, यानी कि तीनों इक्वेशन हमारे एक सिंगल इक्वेशन में चेंज हो जाते हैं पोजीशन वेक्टर के पदों में, r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी होता है, या r इज इक्वल टू अगर हम कंसीडर करें तो r डैश प्लस वी टी होता है। उसी इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज r इज इक्वल टू r नॉट प्लस r डैश प्लस वी टी के, वेयर कह रहा है जहाँ v इज़ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम o डैश, जहाँ v क्या है, एक रेखीय वेग है, लीनियर वेलोसिटी है ऑफ द फ्रेम o डैश, यानी हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि जो सेकंड फ्रेम हमारा है जिसको हम s डैश मानते हैं, उस फ्रेम की वेलोसिटी जो है v है। एंड r नॉट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन o डैश, और r नॉट जो हमारा है, r नॉट हमारा पोजीशन वेक्टर है o डैश का, o डैश यानी फ्रेम s डैश में का पोजीशन वेक्टर है, ठीक। एंड o डैश, ओरिजिन ऑफ o डैश यहाँ लिखा है एज मेजर्ड बाई o डैश एट t डैश इक्वल टू 0, यानी r नॉट हमारा पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन o डैश का, जो कि मेजर्ड किया जाता है ऑब्जर्वर o डैश के द्वारा एट t डैश इक्वल टू 0, यानी जब समय हमारा t डैश इक्वल टू 0 होता है तब पोजीशन वेक्टर हमारा o डैश ओरिजिन के लिए ऑब्जर्वर o डैश के द्वारा जो मेजर किया जाता है r नॉट होता है, ठीक। इसके आधार पे हमको ये सिद्ध करना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है r इज इक्वल टू r नॉट प्लस r डैश प्लस वी टी के बराबर। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई उसके आधार पे हम एक फिगर ड्रा करेंगे, फिगर से हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा।
ठीक। हम मानते हैं कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे होते हैं यस और यस डैश। हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस एंड यस डैश। यस डैश इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v रिलेटिव टू यस, ऐसा हम कंसीडर करते हैं क्योंकि v इज द लीनियर वेलोसिटी इट्स गिवन हियर। यहाँ v को लीनियर वेलोसिटी के रूप में हमको दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि जो हमारा फ्रेम यस डैश है यानी जिसका ऑब्जर्वर ओ डैश है, जिसकी ओरिजिन ओ डैश है, उस फ्रेम ओ डैश हमारा जो है वो भी वेलोसिटी से मूव करता है, ऐसा हम कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से हम मान लेंगे कि दो फ्रेम यस और यस डैश हमारे हैं, यहाँ से कंसीडर करेंगे। देखिएगा पहले फिगर बनाते हैं। ये फ्रेम यस हम मान लेते हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई और जेड। ये इसका ओरिजिन हम मान लेते हैं ओ है। ये हमारा सेकंड फ्रेम है, ये हम मान लेते हैं हमारा सेकंड फ्रेम है। ये हमारा सेकंड फ्रेम है। इस सेकंड फ्रेम को हम मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश हम मान लेते हैं। इसके ओरिजिन को हम मान लेते हैं ओ डैश, ठीक है। हम मानते हैं कि सेकंड फ्रेम जो हमारा है वो भी वेलोसिटी v लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करता है अलोंग एनी डायरेक्शन। क्वेश्चन जैसा कह रहा है हमको वैसे वैसे करते जाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर नॉट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ओ डैश। ओ डैश का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर नॉट है, ठीक है। आर नॉट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ओ डैश। ओरिजिन ओ डैश का पोजीशन वेक्टर है आर नॉट, ठीक है, एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ डैश एट टी डैश इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। ओ डैश का ओरिजिन जो हमारा है वो आर नॉट है, यानी ओ डैश का जो पोजीशन वेक्टर है आर नॉट है। तो हम आर नॉट का पोजीशन वेक्टर यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। आर नॉट का एक पोजीशन वेक्टर हम यहाँ से बनाएंगे, देखेंगे आप, ठीक। यहाँ अगर हम थोड़ा सा ये जो हमने जेड डैश बनाया है इसको मिटा दें, जानते रहेंगे कि जेड डैश है ऐसे, क्योंकि हमारा फिगर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम जेड डैश को यहाँ रखते हैं तो हमारा फिगर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हम इसको हटा देते हैं, ठीक। कह रहा है आर नॉट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ओ डैश, तो हम यहाँ आर नॉट इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, ठीक। आर नॉट इसका पोजीशन वेक्टर मानते हैं और ओरिजिन ओ डैश का पोजीशन वेक्टर है। और यहाँ से आफ्टर टाइम टी, टी डैश इज इक्वल टू 0 पे है, पोजीशन वेक्टर है लेकिन टी डैश इज इक्वल टू 0 पे है। तो टी डैश जब 0 होगा, ध्यान से बात समझिएगा, टी डैश जब 0 होगा तो हमारा ये जो फ्रेम यस डैश है, जो ये फ्रेम यस डैश है उसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट होता है, ठीक। तो जब टी डैश इज इक्वल टू 0 होगा यानी टाइम 0 होगा, इनिशियली जब हम कंसीडर करेंगे तो हम मानते हैं कि जो हमारा फ्रेम यस डैश है वो यहाँ कहीं रहा होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर नॉट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ओ डैश एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर ओ डैश एट टी डैश इज इक्वल टू 0, यानी जब इनिशियली हम मेजर करते हैं तो जो हमारा फ्रेम है उसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट होता है। यानी कहने का मतलब है कि इन दिस केस पे अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि इनिशियली जब हम फ्रेम को कंसीडर करते हैं तो इनिशियली द ऑब्जर्वर ओ द ओरिजिन ओ एंड ओ डैश, या हम कह सकते हैं इनिशियली द फ्रेम यस एंड यस डैश आर कोइंसाइड विथ ईच अदर एंड देयर ओरिजिन ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं इनिशियली टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे या टी डैश इज इक्वल टू 0 पे जब हम कंसीडर करते हैं तो हमारा जो ओरिजिन होता है वो कोइंसाइड करता है। लेकिन यहाँ के केस में कह रहा है कि एट टी डैश इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट है। तो पोजीशन वेक्टर मेजर कहाँ से होगा, जहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करता है। मूव कहाँ से करेगा, इस फ्रेम से पहले यस डैश यहाँ कहीं रहा होगा। तो टी डैश टाइम में टी डैश इज इक्वल टू जब 0 होता है तो जो हमारा फ्रेम यस डैश है वो यस से आर नॉट पोजीशन वेक्टर पे रहता है, यस से
आर नॉट पोजीशन वेक्टर पे रहता है। तो पोजीशन वेक्टर जब भी हम मेजर करते हैं तो ओरिजिन से मेजर करते हैं, तो ओरिजिन से मेजर करेंगे, इसलिए यस से आर नॉट दूरी पे होगा, यानी एट टी डैश इक्वल टू 0 ये स्टेज हम मान लेते हैं कि इतनी दूर पे टी डैश इक्वल टू 0 पे हमारा जो फ्रेम यस डैश है यहाँ कहीं रहा होगा। समझ में आ रहा है? टी डैश इक्वल टू 0 पे या टी इक्वल टू 0 पे हमारा फ्रेम यहाँ कहीं रहा होगा, टी डैश इक्वल टू 0 पे यहाँ कहीं रहा होगा। ठीक, यहाँ हमने मान लिया, इसको हम नाम दे देते हैं क्यू डैश, नाम दे देते हैं क्यू डैश पे हमारा पार्टिकल यानी हमारा जो फ्रेम यस डैश है या आप ये ओरिजिन ओ डैश है, ये ओरिजिन ओ डैश टी डैश इक्वल टू 0 पे यहाँ कहीं रहा होगा, यानी आर नॉट पोजीशन वेक्टर पे रहा होगा, आर नॉट पोजीशन वेक्टर पे रहा होगा। आफ्टर टाइम टी समय के पश्चात वो एक समान वेग v वेलोसिटी से चलता है, तो हम यहाँ से जानते हैं कि जब t टाइम के पश्चात हम उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है प्रूव दैट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ t दिया है। t टाइम में जब हम लेंगे आफ्टर टाइम t, तो ये q डैश से कितनी दूर होगा t टाइम में, जब v एक समान वेग से चल रहा है, नहीं लगातार v वेलोसिटी से चल रहा है, नहीं पर सेकेंड वो v वेलोसिटी v डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तभी ना v वेलोसिटी से v एक समान वेग का मतलब क्या है कि पर सेकंड वो v मीटर की दूरी तय करता है, तो t सेकंड में कितना करेगा, vt दूरी ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से हम कंसीडर कर लेंगे ये डिस्टेंस उसकी हो जाएगी, ये आ जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा, ये देखिए ये मिल जाएगा हमको vt, ये हो जाएगा vt के बराबर, यानी टी डैश इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ क्यू डैश पे, यानी जो हमारा फ्रेम यस डैश है उसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट होगा टी डैश इक्वल टू 0 पे, यानी यहाँ कहीं होगा। आफ्टर टाइम टी ये वी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया वी टी है। समझ में आ गया? ठीक, क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे आगे। अब हम मानते हैं एक पार्टिकल पी है यहाँ, तो यहाँ एक पार्टिकल हम पी कंसीडर कर लेते हैं, ये हम पार्टिकल मान लेते हैं, ये पी पार्टिकल हमारा है। ठीक, अब इसका हम लेंगे, तो यहाँ फ्रेम यस डैश के से इसका अगर पोजीशन वेक्टर कंसीडर करें तो हम यस डैश से इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, यस डैश से हम इसका पोजीशन वेक्टर मानेंगे। देखिएगा यस डैश से इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेंगे कि यस डैश से इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर डैश है, आर डैश है। यस डैश के ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर लेते ही हैं, ये आप जानते हैं, और फिर इसी प्रकार से हम यहाँ इसके लिए भी निकाल लेंगे। फिर इसी प्रकार से हम इसके लिए भी थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे सीधे करेंगे तो ठीक रहेगा। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ यस से जब इसका लेंगे पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे यस से, तो फ्रेम यस से हमको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, फ्रेम यस से पोजीशन वेक्टर हमको मिल जाएगा आर नॉट के, या आर के बराबर हो जाएगा। फ्रेम यस से हमको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा आर के बराबर। थोड़ा सा यहाँ से और हम इसको चेंज कर लेते हैं तो हमको ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, क्लियर मिल जाएगा, एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, अगर हम यहाँ माने ये हमारा पी कोई पार्टिकल है तो ये ऐसे बनेगा, ये पोजीशन वेक्टर आएगा और ये हमारा ऐसे चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ऐसे हम कर लेंगे, ये हमको एक डिस्टेंस मिलेगा। ठीक, और इस डिस्टेंस को, ये जो ओ से ओ डैश के बीच की डिस्टेंस को हम मान लेंगे कि कैपिटल आर वेक्टर है, ये हमारा कैपिटल आर हम मान लेंगे, ये आर डैश हो जाएगा यहाँ से और ये आर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिगर आप फिर से समझ लेते हैं। जब भी हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं हम उसको तीर से डिनोट करते हैं, तो ये तीर हम ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके ये इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक, ये पोजीशन वेक्टर यहाँ है तो ऐसा हम ले सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको। आर नॉट हमारा पोजीशन वेक्टर यहाँ से है, पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं तो सब पे वेक्टर क्वांटिटी लगा देंगे, यहाँ वेक्टर कर देंगे आप, यहाँ भी आर नॉट पे वेक्टर कर देंगे, आर नॉट हमारा जो है यहाँ वेक्टर कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं, फिगर समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर फिगर समझते हैं।
क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज r इक्वल टू आर नॉट प्लस आर डैश प्लस वी टी, वेयर v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम o डैश। o डैश की वेलोसिटी क्या है, v है, एंड r नॉट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन o डैश एज मेजर्ड बाई o डैश एट t डैश इक्वल टू 0। यानी जैसा कि o डैश के द्वारा मेजर किया जाता है, r नॉट हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो हम जानते हैं, अभी तक ये जानते हैं कि इन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द फ्रेम s एंड s डैश आर कोइंसाइड इनिशियली, द फ्रेम s एंड s डैश आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। या हम कह सकते हैं कि द ओरिजिन o एंड o डैश आर कोइंसाइड विथ ईच अदर इनिशियली इन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हियर यहाँ हमको दिया है कि इनिशियली एट टाइम t डैश इक्वल टू 0, t डैश इक्वल टू 0 टाइम पे, t डैश इक्वल टू 0 टाइम पे क्या होता है, उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो r नॉट है। तो ओरिजिन से जब हम पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे तो हमेशा पोजीशन वेक्टर को हम ओरिजिन से कंसीडर करते हैं। तो ओरिजिन से जब लेंगे तो पहले हमारा जो ये फ्रेम s डैश है जो v वेलोसिटी से मूव करता है, ये फ्रेम s डैश t डैश इक्वल टू 0 पे r नॉट पोजीशन वेक्टर पे रहा होगा, यानी फ्रेम हम मान लेते हैं यहाँ कहीं रहा होगा q डैश पे, ठीक, यहाँ पे रहा होगा। आफ्टर टाइम t टाइम के पश्चात ये फ्रेम क्या होता है, vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि t डैश इक्वल टू 0 पे यहाँ रहा था, q डैश पे था। तो q डैश से जब t टाइम आफ्टर टाइम t जब हम कंसीडर करेंगे, t समय के बाद जब हम कंसीडर करेंगे, t टाइम के पश्चात जब हम कंसीडर करेंगे तो ये q डैश से कितनी दूर जाएगा, तो t टाइम में क्योंकि v एक समान वेग से चल रहा है, v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, एक समान वेग v से चल रहा है, तो t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे हम जानते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हो गया v इनटू टाइम कितना है t, तो t कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो q डैश से कितनी दूर जाएगा t टाइम में, vt डिस्टेंस जाएगा, ठीक है। ये हो गया vt। r नॉट पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी पहले से दे रखा है कि r नॉट पोजीशन वेक्टर है इनिशियली एट t डैश इक्वल टू 0, t डैश इक्वल टू 0 पे r नॉट पोजीशन वेक्टर है। तो जब इनिशियली हम कंसीडर करें तो इनिशियली जो कोइंसाइड हम मानते थे वो कोइंसाइड नहीं मानेंगे, हम मान लेंगे कि इनिशियली जो हमारा फ्रेम s डैश है वो कहाँ रहा होगा, r नॉट पोजीशन वेक्टर पे रहा होगा। तो r नॉट पोजीशन वेक्टर यहाँ कंसीडर कर लिया है। यहाँ से इनिशियली के बाद जब आफ्टर टाइम t कंसीडर करें तो आफ्टर टाइम t हम मानते हैं कि vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये vt दूरी होगा। इस डिस्टेंस को हमने vt कंसीडर कर लिया q डैश से o डैश के बीच की दूरी को, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि हम जानते हैं वी नो दैट r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s रिलेटिव टू फ्रेम s, एंड r डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश। तो s डैश के सापेक्ष हम एक पार्टिकल p कंसीडर करते हैं और मान लेते हैं कि पार्टिकल p का जो पोजीशन वेक्टर है वो फ्रेम s डैश से r डैश है और फ्रेम s से उस पार्टिकल p का पोजीशन वेक्टर r है, ठीक, ये हमने मान लिया। और फ्रेम s के ओरिजिन से o से o डैश के बीच का हमने डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, रिजल्टेंट डिस्टेंस मान लिया कि फ्रेम s का यानी ओरिजिन o से जब o डैश के बीच की दूरी को हमने मान लिया पोजीशन वेक्टर r के बराबर, कैपिटल R के बराबर, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब इसी के आधार पे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर S and S dash are two inertial frame of reference. S dash is moving with velocity v relative to s, velocity v relative to s, ठीक है। अब यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं कि O और O डैश दो ऑब्जर्वर हैं, बी द ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट S एंड S डैश रिस्पेक्टिवली। हम यहाँ से करें कंसीडर कर लेंगे ऑब्जर्विंग द इवेंट हैपनिंग एट P इफ़ R एंड R डैश बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एट एनी इंस्टेंट देन वी हैव। हम यहाँ से कंसीडर कर लेंगे कि लेट O एंड O डैश ऑब्जर्विंग द हैपनिंग इवेंट, यानी घटना के घटित होने को ऑब्जर्व करते हैं, यानी घटना के घटित होने के समय वो S और S डैश में लाइज करते हैं, जो कि घटना के घटित होने की स्थिति को मेजर करते हैं। हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि लेट O एंड O डैश ऑब्जर्विंग या लेट O एंड O डैश बी द ऑब्जर्वर सिचुएटेड या प्लेस्ड इन फ्रेम S एंड S डैश। S और S डैश में दो ऑब्जर्वर O और O डैश रखे गए हैं। आगे कह सकते हैं विच ऑब्जर्व द हैपनिंग इवेंट एट P इफ़ R एंड R डैश इज़ द पोजीशन वेक्टर
इफ़ आर एंड आर डैश इज़ द पोजीशन वेक्टर इन फ्रेम यस एंड यस डैश, जो कि उनके पोजीशन वेक्टर को मेजर करते हैं, यानी ऑब्जर्वर ओ मेजर करता है कि जो घटना घटित होती है एट पॉइंट पी पे उसका पोजीशन वेक्टर आर है, और ओ डैश मेजर करता है कि जो घटना पी पे घटित होती है उसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख सकते हैं। आपको PDF फाइल इसमें इसी वीडियो के बाद में फिर PDF फाइल डाउनलोड रहेगी, उसमें सब सारी चीज़ें हम लिख के रखेंगे, वो रखा रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम समझ लेंगे कि ओ और ओ डैश हमारे दो ऑब्जर्वर हैं जो कि घटना को के घटित होने की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं और फ्रेम यस और यस डैश में लाइज करते हैं। ओ से इसका जो घटना घटित होती है पॉइंट पी पे उसका पोजीशन वेक्टर आर है, और ओ डैश से उसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है। तो क्या होगा यहाँ से हम देखते हैं, फिर यहाँ से हम लिखते हैं देन वी हैव, हम लिख सकते हैं यहाँ से लिखेंगे इफ़ आर एंड आर डैश बी द पोजीशन वेक्टर, इफ़ आर एंड आर डैश बी द पोजीशन वेक्टर, इफ़ आर एंड आर डैश बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी at any instant, at any instant then we have, तो हम क्या रख सकते हैं, then we have हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से मान सकते हैं r इज इक्वल टू क्या होगा, r डैश प्लस कैपिटल R के, r इज इक्वल टू हम मान सकते हैं r डैश प्लस कैपिटल R के, इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1। आर ये पूरा वेक्टर है अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन ट्रायंगल, वेक्टर एडिशन फार्मूला इन ट्रायंगल मेथड, वेक्टर एडिशन फार्मूला इन ट्रायंगल मेथड, यानी वेक्टर एडिशन ट्रायंगल मेथड फार्मूला जब हम लगाएंगे, यानी त्रिभुजों में सदिशों का योग जब हम कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ जानते हैं कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का जो योग होगा वो तीसरे वेक्टर के परिणामी के बराबर होता है, यानी कि हम जानते हैं त्रिभुजों का सदिश योग जब हम कंसीडर करते हैं उस मेथड के आधार पे अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन ट्रायंगल फार्मूला या ट्रायंगल मेथड के आधार पे जब हम कंसीडर करेंगे, तो रिजल्टेंट ये वेक्टर इस वेक्टर का प्लस ये वेक्टर जोड़ देंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर डैश प्लस कैपिटल आर के, यानी आर डैश प्लस कैपिटल आर को ये जो जैसे ऐसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, ऐसे लेते हैं, एक वेक्टर हमारा ये हो गया, ठीक है, इसको हमने मान लिया आर है, ये हमने मान लिया आर डैश है, ये इसका परिणामी है, तो परिणामी वेक्टर आर अगर है तो आर बराबर इसके बराबर क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के जोड़ के बराबर होगा, यानी आर प्लस आर डैश के बराबर होगा। इसी आधार पर हम यहाँ करते हैं, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ भी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा शेष दोनों वेक्टर की योग के बराबर कैपिटल आर प्लस आर डैश के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया, ठीक है। इसके आधार पे वेयर हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर कैपिटल आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वर ओ डैश रिलेटिव टू ओ आफ्टर टाइम टी, वेयर कैपिटल आर इज द पोजीशन वेक्टर, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ R dash, where capital R is the position vector of observer O dash, relative to O in time t या आफ्टर टाइम t लिख सकते हैं, आफ्टर टाइम t, यानी t समय पश्चात जो कैपिटल R है वो पोजीशन वेक्टर है किसका, ऑब्जर्वर O डैश का O के सापेक्ष, ओ डैश का ओ के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर है आफ्टर टाइम टी, कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक हमें उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आगे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, यहाँ से लिख सकते हैं इफ़ आर नॉट इज इक्वल टू ओ क्यू इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वर ओ डैश रिलेटिव टू एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, देन फ्रॉम फिगर वी हैव, या हम फिगर के आधार पे ही लिख सकते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि आर नॉट क्या है, आर नॉट इज़ द पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर दिया है एट टी इज इक्वल टू 0, टी डैश नहीं, टी इज इक्वल टू 0 पे, यानी जब इनिशियली हम कंसीडर करते हैं तो इनिशियली आर नॉट हमारा पोजीशन वेक्टर किसका होता है, ओ डैश का पोजीशन वेक्टर है आर नॉट, ठीक है, आर नॉट वो पोजीशन वेक्टर है। तो फ्रॉम फिगर अगर हम कंसीडर करें तो फिगर के आधार पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए फिगर के आधार पे हम कंसीडर कर सकते हैं, अगर ये कंसीडर करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू, अगर हम लिखें
तो वही चीज़ यहाँ जो ये कंडीशन वेक्टर एडिशन फार्मूला ऑफ ट्रायंगल जो हमने यहाँ लगाया कि हमने इस सदिश का योग करके ये रिजल्टेंट के बराबर, वही चीज़ यहाँ भी है, दिख रहा है एकदम सेम टू सेम। ये आर नॉट हो गया प्लस वी टी अगर कर दें तो ये रिजल्टेंट आर के बराबर हो जाएगा। यानी इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो इस फिगर के आधार पर हमको दिख रहा है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर कैपिटल आर क्या होगा, ओ क्यू डैश प्लस ओ डैश क्यू डैश ओ डैश के बराबर होगा। ठीक ना, इसका योग ये और इसको जोड़ दिया जाए तो इस रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन फार्मूला ऑफ ट्रायंगल। इसके आधार पर अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं इफ़ आर नॉट यहाँ लिख सकते हैं इफ़ आर नॉट बी द पोजीशन वेक्टर, आर नॉट बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वर O dash relative to O at t is equal to 0। इनिशियली हमको यहाँ मिला है कि आर नॉट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन O dash एज मेजर्ड बाई O dash at t is equal to 0 एज मेजर्ड बाई O डैश एट टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं या टी डैश इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से टी के रिलेटिव लेंगे एट टी इज इक्वल टू 0 पे, यानी टी इज इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर नॉट होगा। तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं कैपिटल आर अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन फार्मूला अगर हम लेंगे कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू डैश प्लस क्यू डैश ओ डैश के बराबर, या इम्प्लाइज दैट कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू डैश की वैल्यू हमको पता है आर नॉट होती है, आर नॉट हो गया प्लस क्यू डैश ओ डैश की वैल्यू पता है वी टी के बराबर होगा। ठीक है, वी टी के बराबर होगा, आर की वैल्यू होगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 में रख देंगे, वैल्यू हमको मिल जाएगी, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में रख देंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी आर इज इक्वल टू आर डैश है, आर डैश हो जाएगा प्लस कैपिटल आर, तो वैल्यू हो जाएगी आर नॉट प्लस वी टी के, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा प्लस आर डैश हो जाएगा प्लस वी टी के हो जाएगा। ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आर नॉट प्लस वी टी के, या आर इज इक्वल टू हो जाएगा, या वेक्टर क्वांटिटी ना लगाएं, यहाँ से वेक्टर भी नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आर बराबर यहाँ से वेक्टर नहीं, वेक्टर हम केवल वहाँ मानेंगे, मैग्नीट्यूड में लेंगे तो वेक्टर हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ले लेंगे पोजीशन वेक्टर आर, ये आ जाएगी वैल्यू, हमारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ से लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आ जाएगा आर नॉट प्लस आर डैश प्लस बी टी, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार हम चले हैं, हमको वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में कह रहा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर इतना प्रूफ करिए, जबकि कह रहा था कि जहाँ भी क्या है लीनियर वेलोसिटी है फ्रेम ओ डैश की और आर नॉट उसका पोजीशन वेक्टर है। तो हमने बस ये दो फ्रेम यस और यस डैश कंसीडर किया, दोनों के ओरिजिन ओ और ओ डैश माने, जहाँ पे हम ऑब्जर्वर को सिचुएट करते हैं, ऑब्जर्वर को प्लेस करते हैं, हमने दोनों का ओरिजिन ओ और ओ डैश मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमारा दूसरा फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से मूव करता है, हमने मान लिया कि वेलोसिटी उसकी वी है। हमने यहाँ कंसीडर किया कि जो हमारा दूसरा फ्रेम है वो आर नॉट पोजीशन पे होता है टी डैश इज इक्वल टू 0 टाइम पे, तो हमने मान लिया कि आर नॉट पोजीशन पे होता है टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे, आर नॉट पोजीशन वेक्टर उसका होता है। फिर आफ्टर टाइम टी अगर हम कंसीडर करेंगे टी टाइम के पश्चात वो कितनी दूरी जाएगा, वी टी डिस्टेंस जाएगा, इसलिए हमने इसको वी टी कंसीडर कर लिया। यहाँ ओ से ओ डैश के बीच के पोजीशन वेक्टर को हमने कैपिटल आर मान लिया, और हमने मान लिया कि जो कोई घटना फ्रेम एस डैश में घटित होती है वो अगर पॉइंट पी पे घटित होती है तो पॉइंट पी का पे जो घटना घटित होती है उसका पोजीशन वेक्टर ओ डैश के रेस्पेक्ट में, ओ डैश के रिलेटिव उसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है, और ओ के रिलेटिव उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर है। तो इसके आधार पे हमने ये फिगर बनाया और सारी चीज़ों को लिखते हैं। यहाँ से हमने मान लिया कि यदि पोजीशन वेक्टर आर और आर डैश है तो हम अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन फार्मूला ऑफ ट्रायंगल अगर यूज करें, त्रिभुजों के सदिश योग को अगर कंसीडर करें तो दो वेक्टर्स को ऐड करके अगर उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, रिजल्टेंट वेक्टर से दोनों वेक्टर्स के योग के बराबर होता है, तो हमने ऐसा कंसीडर किया। इसी प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि ये जो फिगर हमारा बना है ओ डैश और पी का
ओ डैश पी का देखें तो वेक्टर एडिशन फार्मूला जैसे ये है इसी प्रकार से लाइज करता, तो यहाँ ये वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ दे तो इस वेक्टर के बराबर होगा। तो हमने वही किया, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर डैश प्लस कैपिटल आर के क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, जहाँ हमने माना कि आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वर ओ डैश रिलेटिव टू ओ आफ्टर टाइम टी समय के पश्चात जो ऑब्जर्वर ओ डैश है उसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर होता है, ऐसा हमने मान लिया। इफ़ आर नॉट बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वर ओ डैश रिलेटिव टू ओ एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, यानी हमने मान लिया कि यदि आर नॉट जो हमारा है वो पोजीशन वेक्टर, क्योंकि यहाँ दिया है कि आर नॉट हमारा पोजीशन वेक्टर है ऑफ ओरिजिन ओ डैश एज मेजर्ड बाई ओ डैश एट टी इज इक्वल टू 0 टी टाइम इज इक्वल टू 0 में। तो यहाँ हमने लिख लिया कि यदि आर नॉट हमारा पोजीशन वेक्टर है ऑफ ऑब्जर्वर ओ डैश रिलेटिव टू ओ एट टी इज इक्वल टू 0, देन तो इसके आधार पे यहाँ भी वेक्टर एडिशन फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो आर नॉट ये हो गया प्लस ये, अगर इस वेक्टर को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू डैश प्लस क्यू डैश ओ डैश के, क्यू डैश ओ डैश के। ओ क्यू डैश की वैल्यू हमारी ओ क्यू डैश की वैल्यू है आर नॉट और क्यू डैश ओ डैश की वैल्यू है वी टी, रख दिया हमने। इसी वैल्यू को उठा के यहाँ रख देखते हैं, हमको जो प्रूफ करना था वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, देख लेंगे आप।